चिराग पासवान ने तो नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जमुई से। हो सकता है चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े, उनकी मां लड़े हाजीपुर से। अगर वो जमुई से चुनाव लड़ते हैं नमन जी, क्योंकि राजू तिवारी ने इशारा किया है परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि हम ये कहा रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेगा जी। हम अपने कार्यकर्ता के लिए सीट मांग रहे हैं। जिस तरीके से ये तैयारियां शुरू हुई हैं, मैंने देखा कि आईपी गुप्ता ने अपने समाज की तरफ से अलग अलग जिलों के लोगों की भी जो है वो बैठकें की हैं और जारी कर दिया सबका जिलाध्यक्ष बनाकर नंबर। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि आप चिराग पासवान के नाम पर सुबह उठिए और शुरू हो जाइए और रात तक, तब तक जब तक कि आप जगे रहते हैं चिराग पासवान के खिलाफ ही बोले। हमको लग रहा है ना कि जैसे नियोजित शिक्षक है ना, वैसे ही नियोजित प्रत्याशी के रूप में अशोक चौधरी का उस लोकसभा क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा है। कभी ढेला रख के बंटी चौधरी के नाम पर, तो कभी कांग्रेस में थे तो बरबीघा की राजनीति करके सुदर्शन के माध्यम से इस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा अपने काबू में करने की उन्होंने कोशिश की है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दोनों तरफ के खेमों में अब पहलवानों ने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। युद्ध से पहले एक बार प्रैक्टिस भी किया जाता है। कल 18 तारीख है। कल 18 तारीख को जहां एक तरफ एनडीए का कुनबा अपने आप को मजबूत करके दिखाने की कोशिश करेगा 30 दलों की बैठक के साथ, वहीं बेंगलोर में विपक्षी भी एकजुट होंगे और वो भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारी तैयारियां 2024 के लिए की जा रही हैं। 24 में नरेंद्र मोदी पुनः एक बार उनका लिटमस पेपर टेस्ट होना है। इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी है। अब ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं ले सकती है, इसीलिए भाजपा भी अपनी तरफ से लग गई है कुनबा बढ़ाने में। उपेंद्र कुशवाहा बच गए थे, उनको भी चलती बस में बिठा लिया गया। लेकिन अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। विपक्ष भी जानता है कि 40 सीट बिहार में अगर रोक दिया जाए तो भाजपा रुक जाएगी, और ये 40 सीट बिहार के महत्वपूर्ण है। इस बात को साबित किया कर जा सकता है इस बात से कि विपक्ष का कुनबा हर बार बिहार में आकर टिक जाता है। ये धुरी बन जा रही है बिहार विपक्षी एकजुटता की। नरेंद्र मोदी को रोकने की जो तैयारियां हैं वो बिहार से ही हो रही हैं शुरू। बेंगलोर में हो, शिमला में हो, कहीं भी हो, लेकिन केंद्र उसका बिहार रहता है। अब बिहार की अलग अलग सीटों पर लगातार हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को कल की घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। वरना जो आपके लिए, आपके प्रेम में पूरी तरह से निछावर हो, उसको नाराज क्यों करना चाहेगी भाजपा। कल पशुपति पारस ने जिस तरीके से चिराग पासवान के बारे में बोलते बोलते नित्यानंद राय को दलाल तक कह दिया, भाजपा के खिलाफ पहली बार उनका गुस्सा फूटा। ये साबित करता है कि चिराग पासवान को भाजपा ज्यादा तरजीह दे रही है। आज उनके प्रवक्ता ने कह दिया है कि 5 गो लोकसभा 1 राज्यसभा सीट वो मांग रहे हैं, भाजपा को उनको बाहर कर देना चाहिए। ये फैसला तो भाजपा करेगी। जी। और ये अगर आग नहीं लगी है तो धुआं क्यों उठ रहा है? बिल्कुल। क्यों पशुपति पारस का एक बेचैन हो गए? कल तक कह रहे थे जान दे देंगे, एनडीए में ही रह जाएंगे, कोई शर्त नहीं है। आज उनके प्रवक्ता जबरदस्ती जो शर्त मीडिया में अब तक नहीं आया था, वो शर्त उनके पास चला गया। हाजीपुर की सीट को लेकर तो ये तय है कि चिराग पासवान अब हाजीपुर से लड़ रहे हैं, कोई समझौता नहीं करेंगे उस पर। और भाजपा भी लगभग उस पर एक मौन स्वीकृति दे चुकी है। जी। और रही बात पशुपति पारस की, तो पेच पशुपति पारस के आगे की रणनीतियों में फंस रहा है। पशुपति पारस 2 तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ पशुपति का उम्र ज़्यादा हो गया है, दूसरी तरफ उनके पुत्र का उम्र उतना नहीं है कि वो चुनाव में उनको तुरंत उतार सके। दोनों तरफ से पशुपति पारस फंस गए हैं और हाजीपुर इसी लिए सीट उनके हाथ से निकलती नजर आ रही है। लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद नहीं है। उनके चाचा ने आज कहा कि सिटिंग गेटिंग का नियम होता है, जो सिटिंग होता है उसको गेटिंग होता है, जो जहाँ से जीत कर आता है उसको वहाँ से दावेदारी होती है। लेकिन भाजपा ऐसा मानती नहीं। कई लोगों का भाजपा पिछले बार भी पत्ता काटी थी। ओम प्रकाश यादव सांसद थे, उनका भी पत्ता कट गया था, और भी कई लोग कटा था, और किसी को लड़ने का भी इजाजत भाजपा ने दिया नहीं। सबसे बड़ी बात तो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी का, कहा जाता है कि हर्ट है ये आपको गिरिराज सिंह जी, उनके सीट को आपको पता ही क्या करना पड़ा, और इस बार तो ढेर लोग कटने वाला है, बहुत ज्यादा लोगों को। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की जमुई सीट
या चिराग पासवान का हाजीपुर से लड़ना। जी। देखिए, चिराग पासवान के कायदे से राजनीतिक विरोधी तो एक ही है, पशुपति पारस जी। लेकिन ये लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है, ये लड़ाई पारिवारिक हो जाती है। असल दुश्मन चिराग पासवान के कौन है? चिराग पासवान के बिहार में राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार भी हैं जी। लेकिन असल दुश्मन कौन है मैं फिर पूछूंगा। देखिए, चिराग पासवान के दुश्मन वही हो सकते हैं, चिराग पासवान का शिकार करने वाले वही हो सकते हैं जो चिराग पासवान को जमुई से हाजीपुर भागने पर मजबूर कर रहे हैं और हाजीपुर में भी उनके खिलाफ फील्डिंग लगा कर रखे हुए हैं। बिल्कुल। पशुपति पारस तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के एक बड़े विरोधी हैं, लेकिन चिराग पासवान का राजनीतिक शिकार दरअसल ये नहीं, 4 अन्य लोग करने के लिए आतुर हैं। उन्होंने फील्डिंग भी इसके लगा रखी है। शिकार जाल फेंक चुका है, शिकारी जाल फेंक चुका है, शिकार के आने का इंतजार कर रहा है। दोनों जगहों पर टाइट फील्डिंग है, बहुत मुश्किल होगा चिराग पासवान का इन शिकारियों से बच पाना। तो शिकारी नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं बाबा। जी बिल्कुल। अशोक चौधरी, शिकारी नंबर 1 अशोक चौधरी हैं, जो शिकार करने के लिए चले हैं चिराग पासवान का। जी। चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं। अशोक चौधरी का उस लोकसभा क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा है, कभी ढेला रख के बंटी चौधरी के नाम पर, तो कभी कांग्रेस में थे, तो बरबीघा की राजनीति करके सुदर्शन के माध्यम से इस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा अपने काबू में करने की उन्होंने कोशिश की है। यहाँ तक कि जब निर्दलीय जीत कर आए सुमित सिंह, तो सबसे पहले अशोक चौधरी उनके पास पहुंचे और वहां से उनको उठाकर जमुई सीट से लेकर सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे और नीतीश कुमार के पास ले जाकर उनको मंत्री तक बनाया। ये उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, ये नीतीश कुमार के लिए सौदेबाजी करके सुमित सिंह को ले आना नहीं था, क्योंकि नरेंद्र सिंह बहुत पुराने मित्र रहे हैं नीतीश कुमार के। जी। और जब वो चाह देते तो ये बात हो जाती। दरअसल इसके पीछे अशोक चौधरी का इंटरेस्ट उस लोकसभा में था। सुदर्शन, बंटी चौधरी या फिर सुमित सिंह, इन सभी विधायकों के माध्यम से अशोक चौधरी अपने लिए वो लोकसभा सुरक्षित करना चाहते हैं। खबरें कभी आती हैं कि अपने पत्नी के लिए वो सीट चाह रहे हैं, कभी खबरें आती हैं कि अपने जो उनके बेटी के लिए या दामाद के लिए खोज रहे हैं सीट। जो भी हो, ये सारी चर्चाएं अपनी जगह पर हैं। इतना जान लीजिए कि अशोक चौधरी का काम आरसीपी सिंह इस पार्टी में बिगाड़ कर ही निकले थे। जी। भरी बैठक में अशोक चौधरी और संजय झा पर यह तलवार लटका दी गई थी कि आप अगर भाजपा से हम अलग होते हैं तो आप और संजय झा चुनाव लड़कर नीतीश कुमार को मजबूत कीजिएगा और प्रूव भी कीजिएगा अपनी ईमानदारी। तब आपको जो जस्टिफाई आज तक नीतीश कुमार कर रहे हैं जो देकर वो चीजें सत्यापित होंगी, आपकी ईमानदारी भी सत्यापित होगी। अब दिक्कत क्या है कि अशोक चौधरी तो अपने लेवल से वहां फील्डिंग शुरू कर चुके हैं, बहुत ज्यादा जमुई जा नहीं रहे हैं, लेकिन सुमित सिंह ने जिस तरीके से अब तक चुनौती दी है बाबा, बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी है और लगातार कहीं ना कहीं एक उस क्षेत्र में आने से पहले ही चिंतित हो जाते हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान सुमित सिंह की वजह से, देखिए ना, मुझे असहज कर देता है। वास्तविकता ये है ना कि अगर आपके सामने आपका दुश्मन हो तो आप उससे लड़ लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन जो होता है उससे लड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आती है, कौन कौन सा वेपन लेकर के आया है ये समझ में नहीं आता है। अशोक चौधरी वैसे ही छापामारी कर रहे हैं जी। लेकिन बाबा एक खेल यहाँ बिगड़ गया अशोक चौधरी जी। सुमित सिंह वाला दाव उनका फेल कर गया, बंटी चौधरी उनके हाथ से निकल गए जी। बंटी चौधरी कांग्रेस के विधायक थे, वहां से हार गए, वो ढेला वहां से हट गया। दूसरी बात, सुमित सिंह बहुत अच्छा इनका पट रहा था, 24 घंटा साथ उठना बैठना था, तो स्वार्थ भी तो लेके जाता है। लेकिन एक सुमित सिंह को रियलाइज हुआ कि क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, इनको रियलाइज हुआ कि अगर ये लोकसभा लड़ जाएंगे तो अगली बार अपने सुदर्शन भी इसी कारण से लोग हैं। तो ये 3 विधायक जिन पर एकदम एक अधिकार था अशोक चौधरी का, वो तीनों उनके हाथ से निकल गए हैं जी। बिल्कुल, सुमित सिंह तो एक भरी सभा में भी बोला है और अशोक चौधरी गए तो उन्होंने कह दिया कि विधायक हमारा बात नहीं सुनते हैं सुमित सिंह को लेकर। बिल्कुल, तो ये रास्ता शिकारी शिकार करने चला, लेकिन शिकारी वहां खुद
कमजोर पड़ गया है। तो अगर सिर्फ अशोक चौधरी की बात होती नमन जी, तो कहा जा सकता था कि अशोक चौधरी ही उनका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावे भी तो कई शिकारी है ना जी। अगर जमुई से आप थोड़ा सा हाजीपुर की तरफ शिफ्ट करें जी, तो यहाँ भी फील्डिंग लगा के रखा हुआ है। अशोक चौधरी या जो भी कारण हो, या पशुपति पारस हो, क्षेत्र की जनता की नाराजगी हो, अगर वहां से हटकर ये हाजीपुर आते हैं तो हाजीपुर में भी बड़ी कठिन है डगर पनघट के। तो देख रहे हैं कि पटना की सड़कों पे घूम घूम करके एक शख्स जो है वो चिराग पासवान का पोल खोल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको एजेंडा दे दिया गया हो। लगता है नीतीश कुमार ने उनको एक सुपारी दे दी है कि आप चिराग पासवान के नाम पर सुबह उठिए और शुरू हो जाइए, और रात तक, तब तक जब तक कि आप जगे रहते हैं चिराग पासवान के खिलाफ ही बोले। हमको लग रहा है ना कि जैसे नियोजित शिक्षक है ना, वैसे ही नियोजित प्रत्याशी के रूप में नीतीश कुमार। देखिए, हम भले हल्की बात करते हैं, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान नाम उस व्यक्ति का जो हाजीपुर से शिकार करने चला है चिराग पासवान का। देखिए, हाजीपुर की सीट के बारे में पहले समझ लीजिए। हाजीपुर की सीट से कल दावा तो ठोक ही दिया फिर चाचा ने जी कि हम लड़ रहे हैं, बाकी जो करना होना हो। मतलब कहीं ना कहीं चाचा भी वहां से काम बिगाड़ेंगे जी, बिल्कुल। और चाचा और भतीजे की लड़ाई होती है तो जरा जान लीजिए बाबा कि निश्चित तौर पर चिराग भारी पड़ेंगे। भाजपा का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं चिराग के साथ रहेगा, ये अब लग रहा है जी। तो ऐसे में अगर चाचा लड़ भी जाते हैं निर्दलीय या अपनी पार्टी की तरफ से एनडीए से बाहर होकर, तो चिराग पासवान पर वो भारी नहीं पड़ पाएंगे। लेकिन इंजीनियर पासवान अगर वहां से ताल ठोक देते हैं तो मामला गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंजीनियर पासवान 3 नंबर पर वहां से चुनाव लड़कर जी रह चुके हैं। किसके खिलाफ? खुद रामविलास पासवान के खिलाफ। ऐसी स्थिति में यदि अगर इंजीनियर पासवान वहां से चुनाव लड़ते हैं और जो लगातार चिराग पासवान की पोल खोल रहे हैं, उनकी डिग्री से लेकर जी उनके उठने बैठने तक हर चीज की एक एक्टिविटी का वो निकाल रहे हैं। कैसे पासवान रेजिमेंट को लेकर चिराग पासवान का डबल स्टैंडर्ड आया, अलग अलग चीजों पर चिराग पासवान दलित नहीं है इसको लेकर ये लगातार पोल खोल रहे हैं। तो इंजीनियर पासवान ने कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट कर दी है कि आप जमुई छोड़कर आइए, लेकिन यहाँ भी फरी आइए, यहाँ भी फरियाना पड़ेगा। और ये त्रिशंकु कर सकते हैं इस लड़ाई को, जो कि लड़ाई ऑलरेडी दो तरफा है। आप ये मानकर मत चलिए कि केवल चिरागे पासवान और पशुपति पास लड़ेंगे और उसमें चौका लड़ने के लिए इंजीनियर पासवान आएंगे, बल्कि इनको लड़ना है अभी महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ भी। एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है नमन जी कि जमुई से हाजीपुर आते हैं, हाजीपुर में भी उसी तरह के माहौल हैं, और पशुपति कुमार पारस जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं 2024 का, वो अपने बेटा के लिए 2029 में सुरक्षित करना चाहते हैं। उनकी लड़ाई यहाँ चल रही है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान यहाँ अपना खूंटा गाड़ दें और मजबूती के साथ यहाँ आ जाए। अगला शिकारी तो हम लोग के पास आ ही गया। बिल्कुल, अगला शिकारी फिर पशुपति पारस नहीं, बल्कि उनके पुत्र मुस्कान है। मुस्कान भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, और खुद पशुपति पारस अपने पुत्र के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, और वो चाहते हैं। बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे उनकी दखल अंदाजी है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे उनका विभाग हो, या और भी बातें हो। ये तो तय हो गया है कि मुस्कान अब चुनाव लड़ेंगे जी। ये तय नहीं है कि कब लड़ेंगे। अगर पशुपति पारस को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है तो हाजीपुर से भी मुस्कान ताल ठोक सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार नहीं ठोकेंगे तो अगले बार ठोकेंगे, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खेल कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान भी उन शिकारियों में नाम आ सकता है जो चिराग पासवान का शिकार करने की तैयारी में है। बिल्कुल, इसी बात की तो लेकर के पशुपति कुमार पारस बेचैनी में है। आप देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी मार्च करती है और चिराग पासवान जाकर के मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के घायल नेता से, सिग्रीवाल से, तो वहीं दिल्ली से सीधे फ्लाइट से उड़ते हैं और चले आते हैं। खबर मतलब क्या होता है? खबर आती है कि एजेंडा आजकल राजनीतिक पार्टी में आरएलजेपी में तय किया जा रहा है मुस्कान के द्वारा। बिल्कुल। अरे आपसे बेहतर कौन जान सकता है? मेरी तो जानकारी यहां तक है कि आप दिल्ली में थे और जब ये सारा खेल चल रहा था उस समय भी आपसे मुस्कान की बातचीत हुई थी, उन्होंने ही तय किया था। निश्चित तौर पर लोजपा जो पार्टी टूटकर 2 भाग में हुई जी, पशुपति पारस का इस पार्टी को बनाने और इसके पीछे का इंटरेस्ट यही था जी कि चिराग पासवान तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का नाम लेकर अपनी राजनीति कर लेंगे जी, मेरे पुत्र का क्या होगा। यहाँ तक कि मुस्कान जब राजनीति में एक्टिव नहीं थे तब भी उनका नाम घसीटा जाता था, कभी चिराग पासवान के प्रवक्ता खींचते थे बिल्कुल, तो कभी इस तरफ से डिफेंड करके खींचा जाता था। बिल्कुल। अब तो परिस्थिति ये है कि अब तो खुल्लम खुला आना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह से पर्दे के पीछे मुस्कान खेल रहे हैं, अब उन्हें
पशुपति पारस के कंधे पर से बंदूक हटाकर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर यहाँ इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही है, आप जमुई से आए हाजीपुर में कि आसान होगा, लेकिन जब यहाँ हो रहा है मुश्किल तो निश्चित रूप से फिर जमुई की तरफ अगर देखते हैं। एक बात तो जान लीजिए बाबा कि ये बात चिराग पासवान ने तो नहीं कही कि मैं जमुई छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात तो बार बार पूछा जा रहा है पत्रकार द्वारा, तो आप जमुई को छोड़ रहे हैं, तो आप जमुई को नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जमुई से आपको क्यों डर लग रहा है? चिराग पासवान ने तो नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जमुई से। हो सकता है चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े, उनकी मां लड़े हाजीपुर से। अगर वो जमुई से चुनाव लड़ते हैं ना मुझे, क्योंकि राजू तिवारी ने इशारा किया है परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि हम ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेगा जी, हम अपने कार्यकर्ता के लिए सीट मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ा मैसेज जाता है कि यहाँ उनकी मां चुनाव लड़ सकती हैं रीना पासवान, और वो अगर लड़ जाती हैं तो ये लड़ाई बड़ा मजेदार हो जाएगी जी। लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा? फिर हाजीपुर अगर जाते हैं तो उनके लिए एक और वहां शिकारी बैठा हुआ है शिकार करने के लिए। फिर अगर जमुई जाते हैं तो वहां भी एक शिकारी बैठा हुआ है, एक और जो मजबूत शिकारी है, जो कि सबसे घाघ शिकारी है, जो इंतजार में इनके बैठा हुआ है। नहीं, इतने दिनों से वो अपनी तैयारियां कर रहा था और अचानक से जब पटना में छापामारी करता है तो पूरे पटना को जाम कर देता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता चला उस कार्यक्रम के माध्यम से 4 तारीख के जी कि पान समाज होता क्या है, क्यों पान समाज की चर्चा हो रही है। आज एक छोटा सा चॉकलेट चोरी के इल्ज़ाम में पान समाज के एक बच्चे को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जी, भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, लाठी चला कहाँ, सिंह टूटा कहाँ। मैं किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, आई हैव सेंटिमेंट्स फॉर एवरीवन, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत पर इतना ड्रामा, और एक पान समाज का, ताती ततिया समाज का एक बच्चा चॉकलेट चोरी के नाम पर मार दिया जाता है। ये फिल्मों में चलने वाली स्क्रिप्ट नजर आपको नहीं लग रही है? बिल्कुल। एक दलित समाज का, अछूत समाज का बच्चा उठकर आता है, वो छू देता है खाने को, उसके बदले में उसके शरीर से चमड़ा उखाड़ दिया जाता है मारकर, और उस आंदोलन का हिस्सा कोई नहीं बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राजद, चिराग पासवान, दलितों के बड़े बड़े हितैषी यहाँ मौजूद हैं, कोई नेता नहीं। नव सामंतवाद की बात आप कर सकते हैं, जो हमेशा हम करते हैं, नया जो आता है। और वो व्यक्ति जो 4 तारीख को बैठक करता है, एक छोटी सी बैठक करता है, और उसमें एक बड़ी भीड़ जुट जाती है महिलाओं की, उस समाज की, और मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए हैं कि हम पान समाज से बोल रहे हैं, हम पान समाज वाले हैं। ये बात बिहार को समझ में आ गया कि पान खा के थूक देने वाला पान नहीं होता है, ये वो पान है जो आपके आसपास लगातार काम कर रहा है और आप उसको समझ ही नहीं लेता कि वो किस जात का है। इस इनके कार्यक्रम के बाद आईपी गुप्ता की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है आईपी गुप्ता के कार्यक्रम के बाद आप देखिए कि हर दलों में पान समाज का, आप पटना के अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे अलग अलग होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिसमें ये लोग अब बताना शुरू कर दिए हैं, बड़ी फख्र से बता रहे हैं कि मैं पान समाज का हूँ और इस पार्टी में हूँ। जमुई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आईपी गुप्ता का नाम जमुई सीट पर जिस तरीके से ये तैयारियां शुरू हुई हैं, मैंने देखा कि आईपी गुप्ता ने अपने समाज की तरफ से अलग अलग जिलों के लोगों की भी जो है वो बैठकें की हैं और जारी कर दिया सबका जिलाध्यक्ष बनाकर नंबर। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर कितना इंटरेस्ट है वो तो आप समझ ही रहे हैं। बंटी चौधरी यहाँ से जीत कर आए थे, अब सुदर्शन भी वहीं के थे, तो इस लोकसभा में उनके विधायक जीतते रहे हैं जी। और पुराना राजू सिंह का भी गढ़ रहा है। राजू सिंह के पहले आपको याद होगा ये अशोक चौधरी जी के पिताजी का ये क्षेत्र रहा है, उनका भी एक बड़ा दबदबा। कांग्रेस का वहाँ गढ़ रहा है, अगर कांग्रेस वहाँ चाहती है तो कांग्रेस के लिए स्पेस है जी। अशोक चौधरी भी चाहेंगे कि ये लड़ाई हम शिकारी ना बनकर किसी दूसरे को शिकार दे। बिल्कुल, अशोक चौधरी तो बिल्कुल चाहेंगे कोई और लड़े, हम नहीं लड़े इसमें, क्योंकि अगर चिराग फंस रहे तो अशोक चौधरी भी फंस रहे हैं इसमें। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति जीरो से आया, जिसे हारने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, जो कुछ नहीं हार सकता है जी, चुनाव ही हार सकता है वो यहाँ से और कुछ नहीं हार सकता है। बाकी लोग क्या क्या हार जाएंगे, किसी को केंद्रीय मंत्री बनना है, बिल्कुल, किसी को अपने पिता की रेपुटेशन को बचा कर रखना है, किसी को पार्टी बचा कर रखना है, किसी को 2024 में 25 में मुख्यमंत्री बनना है। ये सारे रेपुटेशंस को दाव पर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल।
अगला केवल एक लोकसभा की टिकट दाव पर लगा रहा है, आपको अपना सारा राजनीतिक उस पर दाव पर लगाना है। इसीलिए शायद चिराग पासवान उस सीट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जो बातें कर रहे हैं नमन जी, हमारे भी जो लोग हैं वो अगर बातों की कहें तो वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि जमुई में बहुत आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए। पहला तो उनके 10 साल का कार्यकाल सामने आएगा, एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ जहां हाजीपुर में फील्डिंग टाइट है, वहीं में नहीं होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है बाबा कि चिराग पासवान पटना की राजनीति में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं। खासतौर पे जब से उनके पिता की मृत्यु हुई है तब से वो पटना की राजनीति में इतने ऑक्यूपाई हो गए कि उनसे जमुई छूट गया है। ये बात वो भी जानते हैं, वो अपने प्रॉक्सी संजय पासवान के माध्यम से वहां क्षेत्र रक्षण करा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं कही जा सकती है जिसमें संजय पासवान उनकी जगह पर जाकर राजनीति कर लें। वहां के क्षेत्र के लोगों का जब भी फीडबैक आता है तो निगेटिव ही आ रहा है चिराग पासवान के पास। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पूरा बिजनेस उन्हें सब छोड़कर जो आईपी गुप्ता है वो जमुई में बैठक कर रहे हैं, खाली जमुई के लोगों में दिन रात घूम रहे हैं, वहां से लोगों को लेकर पटना आते हैं कार्यक्रमों में, वहां से कांग्रेस के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो मौजूद है जनता के बीच में उसकी तो कहीं ना कहीं एक उपयोगिता, एक पूछ हो जाती है वहां पर। और ऐसे में ये जो चौथा शिकारी है ये आता तो बहुत लेट है, लेकिन ये है बड़ा माने सातिर। अब यहाँ से ये अगर अपना खेल कर लेता है तो मुझे लगता है, देखिए चिराग पासवान बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो समझ गए हैं कि इस क्षेत्र में एगो दुगो नहीं है, ये वो खाली कोरोना हो तो हम चल भी लें, कोरोना के साथ साथ हंटा वायरस और ब्लैक फंगस सब है, यहाँ से बचना संभव नहीं है। ये यही शायद परिस्थिति है कि यहाँ से भागकर वो हाजीपुर जाना चाहते हैं। हाजीपुर में उनका सामना वर्स्ट केस में होगा अपने चचा से, फिर तो वहाँ प्रत्याशी तो रहेंगे ही महागठबंधन के। इंटरेस्टिंग इस लड़ाई को बना सकते हैं इंजीनियर पासवान खुद के, जो कि लगभग तय है कि लड़ेंगे ही। तो जान लीजिए चिराग पासवान का केवल पशुपति पारस से 36 का आंकड़ा नहीं है, और वही एकमात्र नहीं व्यक्ति है जो उनकी राजनीति समाप्त करने में लगे हुए हैं। ये 4 लोग तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि चिराग पासवान राजनीति ही छोड़ दें। लेकिन खैर ये तो राजनीति में होती ही रहती है। हमने आपको जमुई और हाजीपुर में जो नई परिस्थितियां बनी हैं उसके विषय में बताया कि आप क्या सोच रहे हैं इस खबर के बाद, आपके फीडबैक क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।